नमस्कार, मैं हिमांशी अरोड़ा। स्वागत है आप सभी का एनबी न्यूज में। 3 बज गए हैं और वक्त है 3 बड़ी खबरों का। पहली बड़ी खबर आपको बता दें, पश्चिम बंगाल में सीएम ममता को लगी चोट पर सियासी पारा और चढ़ गया है। बीजेपी ने ट्वीट कर ममता के आरोपों को गलत बताया है। बीजेपी का यह दावा है कि ममता बनर्जी को ड्राइवर की गलती से चोट लगी हो सकती है। हो सकता है कि ड्राइवर ने उस वक्त गाड़ी आगे बढ़ा दी जब ममता के पैर कार से बाहर थे। बीजेपी का आरोप है कि ममता के बयान चश्मदीदों के बयान से अलग हैं। टीएमसी ने ट्वीट कर कहा, इससे ममता की इच्छा शक्ति को तोड़ा नहीं जा सकता, वो बंगाल की आवाज बनी रहेंगी। ममता बनर्जी पर कथित हमले की शिकायत करने के लिए टीएमसी का एक प्रतिनिधिमंडल आज चुनाव आयोग के पास भी पहुंचा, जहां तृणमूल के नेताओं ने चुनाव आयोग से ममता पर हमले की शिकायत की। ममता बनर्जी के बाएं पैर में चोट लगने के बाद कोलकाता के SNKM अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है, जहां पर उनकी हालत फिलहाल स्थिर बताई गई है। टीएमसी ने अपने लेटर में लिखा कि ममता बनर्जी हमारी पार्टी की अध्यक्ष हैं और भारत में एकमात्र महिला सीएम है। जब भारत के चुनाव आयोग ने चुनाव कराने के नाम पर राज्य में कानून व्यवस्था संभाली तो पूरे शासन ढांचे को नियुक्त किया। बिना किसी परामर्श के डीजीपी को हटा दिया गया। फिर बीजेपी के इशारे पर पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम से सीएम और एक उम्मीदवार जिसे Z+ मिली है उसे धमकी दी जाती है। बता दें कि नंदीग्राम में बुधवार शाम को कथित हमले के बाद बनर्जी ने सीने में दर्द और सांस लेने में तकलीफ की शिकायत दी थी। उन्हें कोलकाता के सरकारी SSKM अस्पताल में भर्ती कराया गया था। वहीं वरिष्ठ अधिकारियों ने गुरुवार सुबह नंदीग्राम में उस स्थल का दौरा किया जहां ममता बनर्जी पर विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान कथित रूप से हमला किया गया था। फिलहाल इस पर सियासत जारी है। हालांकि बीजेपी प्रतिनिधि भी चुनाव आयोग से मुलाकात उन्होंने भी की और चोट के बाद ममता बनर्जी 14 मार्च तक चुनाव प्रचार नहीं करेंगी। और इसी मुद्दे पर आज चर्चा करेंगे। टीएमसी से हमारे साथ सुमित मेहरोत्रा जुड़ गए हैं, साथ ही बीजेपी से पंकज जोशी जुड़ गए। सबसे पहले आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सीधा मैं आपके पास आना चाहूंगी सुमित जी। टीएमसी की ओर से आरोप लगाया जा रहा है बीजेपी के ऊपर, लेकिन सत्ता में टीएमसी है तो टीएमसी को यह सुनिश्चित करना था। अगर वहां की मुख्यमंत्री ही सुरक्षित नहीं है तो आम जनता कैसे सुरक्षित होगी, बताइए। नहीं मानसी जी, जिस तरीके से मैं आपकी बात सुन रहा था, थोड़े समय पहले कि इन्होंने डीजीपी को वहां से हटाया है, अपने प्रशासन में हेराफेर करी है कि किसी तरीके से आप किसी को नुकसान पहुंचा सकें। आप देख ही रही हैं, कल इन्होंने अपने 5 गुंडे भेज करके और दीदी को धक्का जिस तरीके से दिया है उन लोगों ने और उनके पैर में चोट लग के, तो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि बीजेपी एक वहां पे लड़ाई के उससे पहुंच चुकी है ये कि हमें किसी के दीदी को नुकसान पहुंचाए ताकि ये प्रचार ना करें और चुनाव हार जाए। पर ये ऐसा होगा नहीं। दीदी को जनता चाहती है। जी आप ये बताइए, कल जब ममता बनर्जी वहां पर थी, जिस दौरान ये हादसा हुआ, ये घटना हुई, हमला हुआ, जो भी हुआ, उस दौरान जो ममता बनर्जी ने अपने लिए सुरक्षाकर्मी हायर करे थे वो भी उनके साथ मौजूद थे, वो क्या कर रहे थे? नहीं, सुरक्षाकर्मी बिल्कुल होते हैं। तो अगर आप मुझे बताइए, यही अगर सुरक्षाकर्मी तो जेपी नड्डा जी के साथ में भी थे, तो अगर मैं कहूं कि जेपी नड्डा जी ने अपने ऊपर हमला करा करके जनता को वहां पे दिखाया कि एक सहानुभूति बटोरने के लिए, तो ये भी गलत होगा ना। बीजेपी अगर ये कह रही है कि टीएमसी ने हमला कराया तो आप मान रहे हैं कि टीएमसी ने कराया था? नहीं, टीएमसी ने नहीं करा है, ये करा भारतीय जनता पार्टी। वो पार्टी है, ये अपने ही ऊपर हमला करती है। करवाएंगे नहीं, सरकार टीएमसी की, इसका मतलब किसने कराया था वो हमला? हिमांशी जी, वहां के ऊपर, वहां पे जो जेपी नड्डा के ऊपर हमला हुआ था वो भारतीय जनता पार्टी के लोग थे, उनके हाथों में झंडा भारतीय जनता पार्टी का था। सबने देखा है कि किन लोगों ने उनके ऊपर हमला करा था। और रही दीदी के ऊपर हमले की बात, तो ये भी साफ सामने आएगा। आप लोगों के रुकिए, थोड़ा सा रुकिए, जांच चल रही है। जो लोग दोषी होंगे पकड़ा जाएगा, छोड़ा नहीं जाएगा। चाहे वो शुभेंदु पर हमला होता है, कमाल की बात आपने कर दी। जेपी नड्डा पर हमला होता है तो बीजेपी वालों ने ही करवाया है। खुद बीजेपी पर हमला क्यों करवाएगी? अब बीजेपी कह रही है कि टीएमसी ने खुद पर कराया, तो आप साफ इनकार कर रहे हैं। तो एक बात पर तो रहिए हिमांशी जी, ये बीजेपी वो पार्टी है, इसे चाहिए केवल सत्ता। चाहे कुछ भी करें, चाहे हम अपने लोगों को मार के वहां पे सत्ता में आए, चाहे कुछ भी आए, कैसे भी आए, इन लोगों को सत्ता चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। चाहे जनता मर रही है, कुछ भी इन्हें मतलब नहीं है। चलिए ठीक है। बीजेपी से हमारे साथ पंकज जोशी बने हुए हैं। पंकज जी, आपके पास आना चाहूंगी।
लगातार टीएमसी की ओर से आरोप लगाया जा रहा है, लेकिन बीजेपी भी साफ तौर पर यही कह रही है कि हो सकता है जांच में कुछ और सामने आए। देखिए हिमांशी जी, बहुत सीधी सी बात है कि जब चुनाव होते हैं तो देखिए सब लोग अपने अपने चुनाव करते हैं। पहली बात, अभी सुमित जी ये भूल गए हैं कि ये जो है आरोप जो है आप ही नहीं, वहां के कांग्रेस के जो विपक्ष के नेता हैं उन्होंने, अधीर रंजन चौधरी जी ने क्या कहा है ये पता है इनको कि उन्होंने क्या कहा है? चलिए छोड़िए बीजेपी को, तो एक बार अधीर रंजन चौधरी जी ने क्या कहा है और उनका स्टेटमेंट भी क्या, वो विपक्ष में जो थे तब आप साथ साथ हाथ उठा रहे थे, तो उन्होंने भी तो ये बात कही है ना कि भाई कैसे आपसे हमला कराया, और जो 4 आईपीएस ऑफिसर आपके साथ लगे हुए थे सुरक्षा में, क्या उन पे कार्रवाई करी है क्या आपने? कह तो तेजस्वी यादव भी रहे हैं कि जिस तरह से बीजेपी झूठ बोलती है, हमले करवाती है, इस तरह की पार्टी है, कुछ भी करवा सकती है, तो विपक्ष की बात छोड़िए ना। देखिए मैं यही कर रहा हूँ, तेजस्वी यादव क्या कर रहे हैं और कांग्रेस क्या कर रही है, दोनों ही गठबंधन में है ना, विपक्ष सारे गठबंधन में है, लेकिन स्वर कैसे कैसे हैं? यही स्वर आप दूसरी जगह देखेंगे तो राजस्थान के मुख्यमंत्री कहते हैं वैक्सीन अच्छी है, लगवानी चाहिए, और इनके मुखिया क्या कहते हैं, ये बात है। अब तीसरी बात देखिए आप, कल ही जो है केंद्र सरकार ने ये भी कहा, चलो ठीक है आपकी सिक्योरिटी आप नहीं कर पा रहे हैं, कोई बात नहीं, आपकी कैसे नीतियां हैं, लेकिन कल ही जो है गृह मंत्रालय, सरकार एक अलग चीज होती है, पार्टी एक अलग चीज होती है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कल ही कहा कि हम जेड प्लस सिक्योरिटी देने को तैयार हैं, वहां के सीएस से बात की। आज तक आपने जवाब दिया क्या उसका? कोई जवाब दिया? सुमित जी जवाब दीजिए। लोग ये लोग केवल कहते रहते हैं दीदी की सिक्योरिटी जो है वो केंद्र सरकार के इशारे पे काम करती है। वहाँ पे चुनाव आयोग आ चुका है, चुनाव की घोषणा हो चुकी है, तो अब मुझे बताइए राज्य सरकार कहाँ है इस समय? इस समय तो राज्य सरकार के हाथ में कुछ भी नहीं है, इस समय तो चुनाव आयोग के हाथ में है, और सुरक्षा का जो इंतजाम है वो क्या नाम है, केंद्र के हाथ में आएगा, चुनाव आयोग के पास रहेगा। तो ये लोग ये चाहते हैं कि दीदी चोटिल हो जाए, किसी तरीके से भी ये प्रचार ना कर पाए, पर ऐसा होने नहीं देंगे। हर एक कार्यकर्ता वहां पे इस समय माननीय ममता बनर्जी के साथ में खड़ा है, और आप खुद देखिएगा कि नंदीग्राम से दीदी ने जो पर्चा भरा है 1 लाख वोटों से ज्यादा जीतेंगी इस समय। अब ठीक है, पंकज जी कुछ कह रहे थे आप, बात पूरी कीजिए। मैं यही कह रहा हूँ कि आप यदि इनके जो है 2 साल पहले, 2 चुनाव पहले से 10 साल पहले की बात करेंगे, तो ये जो स्टेटमेंट थे, देखिए वो सरकार स्टेटमेंट पहले भी यही स्टेटमेंट थे, जो है, लेकिन मैं चीज कह रहा हूँ कि आप मुझे बताइए, कह रहे हैं कि सब केंद्र सरकार के हाथ में जो है पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, मुझे बताइए क्या सेना पर भी यही बात करेंगे? भाई मुझे बताइए, जिस देश की सेना जो है इसकी रक्षा कर रही है, सिक्योरिटी के लिए बात कह दी गई है, आपके यदि इलाज के लिए कहा गया है, तो आप मुझे बताइए कि यदि ऐसा लगता है तो केंद्र सरकार ने यहाँ तक भी कहा है कि आप वेदांता पे जो है आप कहते हैं आपको भी आप जो है बता दीजिए, उसकी रिपोर्ट आ जाएगी। तो मैं यही कह रहा हूँ कि जांच जब सामने आएगी, क्योंकि आप किसी से मिलने नहीं दे रहे, जो है कोई बात है, तो मैं कह रहा हूँ आप देखिए वहां के गवर्नर मिलने गए, वहां के विपक्ष के लोग मिलने गए, भारतीय जनता पार्टी के लीडर मिलने गए। देखिए चुनाव होता है, लेकिन चुनाव में इस तरीके की जो है सिंपैथी लेना और इस तरीके के कार्य करना, मेरे ख्याल में जनता बहुत जागरूक हो चुकी है, बहुत जनता जानती है, और जनता आने वाले वक्त पर इसका जवाब दे देगी अपने आप। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये जो झूठे और परे वाली जो चीजें हैं, इनको बंद किया जाना चाहिए। पंकज जी ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी की ओर से हमला नहीं करवाया गया, लेकिन सवाल सबसे बड़ा यही है कि आखिर हमला करवाया तो करवाया किसने? देखिए हमला हो कहाँ सकता है मैडम, हमला देखिए, हमला हमेशा ऊपर से होता है। आप देखिए चोट उनके पैर में लगी है और 4 आईपीएस ऑफिसर है, और इन्होंने कहा कि केंद्र की सरकार में सिक्योरिटी होती है। मुख्यमंत्री की सिक्योरिटी कभी नहीं ली जाती। चुनाव के टाइम पे केंद्र में चुनाव होते तो प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी नहीं ली जाती, प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी अलग से नहीं आती है। केंद्र के चुनाव होते हैं तो वही सिक्योरिटी रहती है पहले है, मुख्यमंत्री की जो सिक्योरिटी रहती है उसमें कहीं कभी नहीं की जाती है। चुनाव आयोग वहाँ के मुख्यमंत्री की पूरी सुरक्षा रखता है, चुनाव के प्रभारी कलेक्टर वो वही लगे होते हैं। एक बार पंकज जी की बात पूरी हो जाए उसके बाद आपके पास आऊंगी। पंकज जी बोलिए, उसके बाद सुमित जी के आपके पास आऊंगी। यही कह रहा हूँ कि जो झूठ और फरेब है, आप देखिए अब तक स्टेटों में बात की चलती आई कि जिसकी सरकार होती है उसमें विपक्ष हमेशा आरोप लगाता है कि जो है सरकार का दुरुपयोग हो रहा है, लेकिन यहाँ तो सरकार आरोप लगा रही है। आप देखिए ये अजीब सी पोजीशन है, पहली बार ऐसा इतिहास देखने को मिल रहा है। ठीक है, सुमित जी आप बोलिए, जवाब दीजिए। जी बताइए मैडम, जिस तरीके से आरोप लगा रहे हैं कि टीएमसी ने खुद ही अप पर हमला करा करके वोट बटोरने की बातें करी हैं, तो मुझे बताइए दीदी आज वही है जो सीपीएम ने हमला करा था, सीपीएम के उस राज में दीदी की हड्डी टूटी थी फिर भी नहीं डरी, और आज उनके पैर में चोट लगी, दीदी तब भी नहीं डरेंगी, शेरनी की तरह काम करती है, डरती किसी से नहीं है। 2 दिन का रुक जाइए, 2 दिन में स्ट्रांग होकर के एकदम
अस्पताल से बाहर आकर के इनका मुंह तोड़ जवाब देंगी। ये लोग चाहते हैं कि दीदी चुनाव प्रचार न करें, ऐसा होगा नहीं। चलिए ठीक है, उनके स्वस्थ होने की कामना हम भी करते हैं, जल्द से जल्द स्वस्थ हो, क्योंकि चुनाव हो रहा है तो ऐसे में जनता को चुनने दिया जाए, वो भी मुद्दों के आधार पर। हम भी चाहेंगे कि जल्द ही स्वस्थ हों, लेकिन फिलहाल सवाल ये है कि सरकार आपकी है और आप ही की ओर से सवाल उठाया जा रहा है, तो देखेगा कौन आखिर कि हमला कौन कर रहा है। के ऊपर मामला हुआ है, इसका जवाब तो नहीं मिलेगा, वहां की जनता देगी, सारी जनता देगी। इन्हें एक महिला के ऊपर हत्या वो कर रहे हैं लोग हमला। जी आवाज जी, आपकी आवाज आ रही है सुमित जी, बोलिए। जी, जिस तरीके से आज भारतीय जनता पार्टी बंगाल में केवल एक तुष्टीकरण की राजनीति पे उतारू है कि अभी हमारे मंत्रियों के ऊपर हमला करती है, कभी दीदी के ऊपर हमला करती है। इन्हें दिख रहा है कि हमें कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा है भारतीय जनता। और कल की जो घटना इन्होंने करी है, वो सभी लोगों ने वहां के बंगाल के अंदर इनके पुतले फूकना चालू हो गए हैं। आप देखिएगा, हर एक चैनल दिखा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी क्या गेम खेल रही है। चुनाव लड़िए आप, पर चुनाव में किसी को आप नुकसान पहुंचाएंगे, वहां की जनता सहन नहीं करेगी। जवाब दीजिए पंकज जी। पश्चिम बंगाल से इस तरह की खबरें तो देखिए शुरू से सामने आती हैं, जब भी चुनाव होता है हिंसक घटनाएं होती हैं। यही कह रहा हूं। जब ये घटनाएं थी, हिंसक घटनाएं हो सकती है, मुख्यमंत्री के ऊपर घटनाएं हो सकती हैं। ये 8 चरण में जब चुनाव कराए थे तो यही लोग बिलबिला रहे थे ना, क्यों बिलबिला रहे थे भाई? जब 8 चरणों में चुनाव करा रहे थे, इसलिए इलेक्शन कमीशन चुनाव 8 चुनाव में करा रहा था, क्योंकि यदि 8 इसमें नहीं होते तो पता नहीं क्या करते, ये आम जनता के साथ कितनी बड़ी परेशानियां होती। पहली बात। दूसरी बात जो इन्होंने कहा कि जो है कि दूसरी बात जो है उसमें हम तो भगवान से प्रार्थना है, माँ देवी से प्रार्थना है कि वो आज ही स्वस्थ होकर के आज ही चुनाव में आए, और लोकतंत्र में हिस्सा में निश्चित रूप से लेना चाहिए। लोकतंत्र में इसका जो है रिजल्ट आना चाहिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। पहले दूसरी बात। तीसरी बात जो इन्होंने कहा कि वहां पर ये जो लोग हो रहा है, देखिए चीजों का जो तुष्टीकरण की बात है, तुष्टीकरण किसके साथ होता है? तुष्टीकरण हो रहा है या बेसिकली वहां आप कभी कहते हैं कि पॉलराइजेशन कर रहे हैं, कभी कह रहे हैं आप तुष्टीकरण कर रहे हैं। अरे भाई, सरकार किसकी है भाई? तुष्टीकरण कौन करता है और किसे तुष्टीकरण किया, ये सब लोगों ने देखा। तो मैं यही कह रहा हूँ कि तुष्टीकरण की राजनीतियां जो है खत्म होने की तरफ जा रही है, और जैसे जैसे खत्म जा रही जी। देखिए, दोनों से मेरा एक ही सवाल है, सुमित जी आप भी सुनिए। राजनीति का स्तर इतना गिर गया है कि अब मुख्यमंत्री तक पर हमला हो रहा है, और टीएमसी की ओर से बीजेपी पर और बीजेपी की ओर से टीएमसी पर आरोप लगाए जा रहे हैं। देखिए, मैं हिमांशु दो बात कहता था। किसी भी स्टेट की जो सिक्योरिटी होती है, जो इंटरनल सिक्योरिटी होती है, वो पूरा का पूरा पुलिस के हाथ में होता है। और आप देखिए कि पूरी की पूरी जो राज्य की जनता होती है, इतनी बड़ी जनता का जिम्मा सब चीजों से, चोरी से लेकर के जो है मर्डर से लेकर के बलात्कार से लेकर के जितनी भी गुंडागिर्दी से लेकर के सारी की सारी जो जिम्मेदारी है लॉ एंड ऑर्डर की, वो राज्य सरकारों की होती है। और राज्य सरकारों में ये अभी चुनाव की बात नहीं है, चुनाव से पहले भी आपने देखा कि बंगाल में किस तरीके के हालात बने हुए रहते हैं, हमेशा दंगे रहते हैं, हमेशा रहते हैं। मैं यही कहता हूँ कि इन चीजों पर क्या आपकी सिक्योरिटी में जो 4 IPS ऑफिसर्स थे, जो कि बेसिकली कांग्रेस के जो अभय बच्चन चौधरी जी ने प्रश्न उठाया है, क्या उन पे कार्रवाई करने में इतना वक्त लग गया है? क्या अभी भी क्यों लग गया इतना वक्त भाई? सिक्योरिटी में क्या कर रहे थे 4 IPS ऑफिसर, इतने पुलिस वाले? सुमित जी जवाब दीजिए, आखिरी प्रतिक्रिया आपकी चाहूंगी, समय का अभाव है, एक लाइन में जवाब दीजिए। जी, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं कि वहां का प्रशासन सब दीदी के साथ का होता है, राज्य सरकार का होता है, तो इन्हें शायद मालूम नहीं है जैसे चुनाव घोषित होता है तो चुनाव आयोग के अंडर हो जाते हैं सारी चीजें। ये लोग भूल रहे हैं, वहां पे कोई सरकार नहीं है इस समय, वहां पे सब चुनाव आयोग का है। और हमारी दीदी की अगर सिक्योरिटी की सुरक्षा की बात आती है, वो आती है केंद्र सरकार की और चुनाव आयोग की। और हम लोग तो शिकायत करेंगे, इसकी जांच करवाएंगे, जो दोषी होने करारा जवाब मिले, सजा मिले उन्हें। चलिए ठीक है, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप दोनों हमारे साथ जुड़े। तो पश्चिम बंगाल में सीएम ममता बनर्जी को कल चोट लगी, जिसके बाद से सियासी पारा और अधिक बढ़ गया है। और फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा।
और ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। चलिए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। पश्चिम बंगाल से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने वीडियो संदेश जारी किया है। हमले के बाद ये संदेश अस्पताल से समर्थकों के लिए वीडियो संदेश ये जारी किया गया है। मुख्यमंत्री की ओर से अपने समर्थकों को संदेश, ये कहा कि कल के हमले में काफी गंभीर चोटें उन्हें आई हैं, वो कुछ दिनों में बाहर आएंगी। ममता बनर्जी ने यह भी कहा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। आपको बता दें, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी पर हमला हुआ। बाहर आकर व्हीलचेयर पर प्रचार करूंगी, ममता बनर्जी की ओर से वीडियो संदेश जारी करके ये बात कही गई है। कुछ दिनों में बाहर आएंगी और व्हीलचेयर पर प्रचार प्रसार करने जुट जाएंगी एक बार फिर से ममता बनर्जी। तो वीडियो संदेश समर्थकों को जारी करते हुए ममता बनर्जी ने साफ तौर पर कहा है कि जल्द ही बाहर आएंगी और फिर से कमान संभालेंगी चुनाव की। और चलिए अब आपको बता देते हैं आज की दूसरी बड़ी खबर। देश में एक बार फिर से कोरोना वायरस के मामले बढ़ रहे हैं। जिन 6 राज्यों में सबसे ज्यादा मामले बढ़े हैं, उनमें महाराष्ट्र टॉप पर है। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर अब राज्य की उद्धव सरकार ने एक बड़ा फैसला भी ले लिया है। सरकार ने नागपुर शहर में 15 मार्च से 21 मार्च तक पूरी तरह से लॉकडाउन की घोषणा कर दी है। महाराष्ट्र में शुरुआत से ही कोरोना के मामले अधिक रहे हैं। नागपुर में पिछले दिन कोरोना के 1513 नए केस दर्ज किए गए हैं। जिले में अब तक कोरोना के 2,43,726 मामले सामने आ चुके हैं। इनमें से 4,870 लोगों की मौत हो चुकी है। 10 मार्च को महाराष्ट्र में कोरोना के कारण 54 लोगों की जान गई। अब तक महाराष्ट्र में कोरोना के 22,52,057 केस सामने आ चुके हैं, जिसमें 52,610 लोगों की मौत हो चुकी है। इसके अलावा महाराष्ट्र के नासिक में मंगलवार से कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया, जहां शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। ये कर्फ्यू तब तक जारी रहेगा जब तक प्रशासन की तरफ से कोई नया आदेश नहीं आ जाता। इसके साथ ही नासिक, नंदगांव, मालेगांव और निफाड़ में सभी स्कूलों को अनिश्चित काल के लिए बंद करने का फैसला लिया गया है। वहीं इसी बीच महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने मुंबई के जेजे हॉस्पिटल में कोरोना वैक्सीन लगवाई है आज। बता दें कि दिल्ली, केरल समेत कई राज्यों में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। और खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए संवाददाता लाइव हमारे साथ मुरारी सिंह जुड़ गए हैं। मुरारी, आपसे जानना चाहेंगे, मामले लगातार सामने आ रहे हैं, हालांकि फिर से अब लॉकडाउन की बात जो सामने आई है, तो देश की आर्थिक राजधानी मुंबई काफी नुकसान इस दौरान हो सकता है। ये कहना गलत नहीं होगा। जिस तरीके से हालात खराब हो रहे हैं, आने वाले समय में स्थिति काफी गंभीर बन सकती है। जिस तरीके से महाराष्ट्र के पुणे में 15 तारीख से 21 तारीख तक के लिए पूरे लॉकडाउन लगाया गया है। आवागमन के ऊपर सख्त पाबंदी लगा दी गई है। अब ऐसे में पुणे की अगर बात करें तो वहाँ भी स्थिति खराब हो रही है। 2000 से ज्यादा पॉजिटिव केस मानो की पूरे का माहौल है। उद्धव सरकार हर संभव कोशिश करना चाहती है कि उसे रोका जाए। लगातार लोगों से अपील भी कर रही थी, लेकिन कहीं से कोई राहत नहीं मिली। और यही वजह है कि अब लॉकडाउन की कह सकते हैं कि पहली शुरुआत हुई है महाराष्ट्र के नागपुर से, जहां पर पूरी तरह से लॉकडाउन लगाने की बात कही गई है। अभी भी समय है। मुंबई में लोग अगर सावधानी बरतेंगे तो शायद आने वाले समस्या से निजात मिल सकती है। बिल्कुल मुरारी सिंह, लेकिन क्या कोई और रास्ता नहीं बचा था अब फिलहाल? क्योंकि पिछली बार जब लॉकडाउन लगा था तो किस तरह की परेशानी सामने आई थी, देश कितना पीछे चला गया था, तो क्या सिर्फ अब एकमात्र लॉकडाउन ही रास्ता बचा था? क्योंकि आम जनता की लापरवाही तो साफ तौर पर देखने को मिल रही है, लेकिन क्या प्रशासन की ओर से पुख्ता प्रबंध किए गए हैं? हिमांशी, देखिए, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने इस मामले में लगभग 15 से 20 दिन पहले ही जनता से अपील की थी कि साफ तौर पर उन्होंने कहा था कि सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइज का इस्तेमाल करें, साबुन से हाथ धोते रहे, क्योंकि दूसरी लहर काफी तेजी से बढ़ रहा है और हालात खराब हो सकते हैं। बावजूद उसके मुंबई सहित महाराष्ट्र में अगर लापरवाही की बात करें, मनपा के नियमों की बात करें, तो कई जगह पर जो है कि लोग बेखौफ रहते हैं और इसी का खामियाजा कह सकते हैं कि ये भुगतना पड़ रहा है। हालात जिस तरीके से बिगड़ रहे हैं, 3000 से आंकड़ा शुरू हुआ था और आज
कि अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो 13,500 से भी ज्यादा आंकड़े 24 घंटे में, जबकि 54 लोगों की मौत। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई की बात करें तो यहाँ 5 लोगों की कोरोना के चलते मौत हो गई है। तो प्रतिदिन जो हालात हैं वो बिगड़ते जा रहे हैं। सरकार की अगर व्यवस्था की बात करें, चाक चौबंद की बात करें तो महाराष्ट्र सरकार एक बार फिर कमर कसी है। कोविड सेंटर हो, डॉक्टरों की टीम हो, टीकाकरण हो, लॉकडाउन के नियम पालन कराने हो, ऐसे तमाम चीजों पर महाराष्ट्र सरकार बल दे रही है। जी हिमांशी। ठीक है मुरारी सिंह, आप हमारे साथ बने रहिए। साथ ही सत्य प्रकाश भी ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ संवाददाता मुंबई से जुड़ गए हैं। सत्य प्रकाश, आपसे ये जानना चाहेंगे क्या कोई नई गाइडलाइंस जारी की गई है या पिछली बार लॉकडाउन में जो गाइडलाइंस थी वही है, उनका ही पालन करना होगा? सत्य प्रकाश, आपको आवाज मिल रही है? चलिए ठीक है, लगता है संपर्क नहीं हो पा रहा है। मुरारी सिंह, आपके पास आना चाहूंगी। क्या सरकार की ओर से कोई नई गाइडलाइंस जारी की गई है या फिर जब पहले लॉकडाउन लगा था जो गाइडलाइंस जारी की गई थी उन्हीं का पालन करना होगा? पिछले लॉकडाउन के मुकाबले ये वाला लॉकडाउन किस तरह से अलग रहने वाला है? देखिए हिमांशी, अगर लॉकडाउन की बात करें तो महाराष्ट्र के नागपुर में लॉकडाउन का औपचारिक तरफ से ऐलान किया गया है। दूध, भाजी और स्वास्थ्य सेवाओं को छूट मिली है। जैसे पहले लॉकडाउन लगा था उसी कड़ी में, उसी लिहाजे से, उसी तरीके से जो है ये दूसरी बार लॉकडाउन लगी है। स्वास्थ्य, चिकित्सा और दूध और भाजी को जो जरूरतें हैं इनके ऊपर थोड़ी रियायत बरती गई है और उन्हें समय दिया गया है। देखना ही होगा कि अब महाराष्ट्र सरकार मुंबई के बिगड़ते हालात के ऊपर क्या नए गाइडलाइन जारी करते हैं। हालांकि आज महाशिवरात्रि का पर्व था, देश भर में उत्सव मनाया जा रहा था, लेकिन मुंबई में महाराष्ट्र सरकार और मनपा द्वारा गाइडलाइन जारी किया गया था क्योंकि हालात यहाँ बिगड़ रहे थे। बावजूद उसके जगह जगह पर कार्यक्रम किए जा रहे हैं, शांतिपूर्वक किए जा रहे हैं, नियमों का पालन किया जा रहा है। लेकिन अगर ये लापरवाही बरती गई तो महाराष्ट्र सरकार को मजबूरन लॉकडाउन के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। भले से वैक्सीनेशन का काम जोरों में चल रहा हो, जगह जगह टीकाकरण चल रहे हो, लेकिन जो आंकड़े हैं वो काफी डराने वाले हैं। शुक्रिया ज्यादा जानकारी देने के लिए मुरारी सिंह। और चलिए अब आपको बता देते हैं आज की तीसरी बड़ी खबर। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ चल रही है। 2 आतंकियों के घिरे होने की आशंका है। इस ऑपरेशन को सुरक्षा बलों की संयुक्त टीम अंजाम दे रही है, जिसमें पुलिस, सेना और सीआरपीएफ शामिल है। सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया है। आतंकियों के मारे जाने की पुष्टि कमिश्नर जोन के आईजी विजय कुमार ने की है। मारे गए आतंकियों की पहचान आदिल अहमद भट्ट और जाहिर अमीन राथर के रूप में हुई है। फिलहाल इलाके में तलाशी अभियान लगातार जारी है। बता दें कि बिजबिहाड़ा के कांदीपोरा इलाके में बुधवार शाम को आतंकियों के छिपे होने की सूचना मिली थी, जिसके बाद तलाशी अभियान सेना की ओर से शुरू किया गया था। इसी दौरान आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग करनी शुरू कर दी। सुरक्षा बलों ने उसके बाद मोर्चा संभाला और उसके बाद अंधेरा होने पर ऑपरेशन रोक दिया गया था। ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ संवाददाता रविंद्र जुड़ गए। रविंद्र, आपसे जानना चाहेंगे, मामले में अपडेट बताइए। जी देखिए, अभी तक जो है सुरक्षा बल जो है वो लगातार तलाशी अभियान चला रहे हैं। हालांकि सुरक्षा बलों को कामयाबी मिली है 2 आतंकी मारने में। इससे पहले भी अलबदर का जो कमांडर था वो मारा गया था। पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर होने के बाद जो है लगातार कश्मीर घाटी में जो बचे हुए आतंकी हैं उस पर सुरक्षा बल लगातार कार्रवाई कर रहे हैं, जिसके चलते सुरक्षा बलों को कामयाबियां जो हैं हासिल हो रही हैं। बीते कल से ये एनकाउंटर शुरू था और आज भी जो है सुबह एनकाउंटर शुरू हुआ, जिसके बाद 2 आतंकी मारने में कामयाबी हासिल हुई है। जी शुक्रिया जानकारी देने के लिए रविंद्र। तो फिलहाल 3 बजे की 3 बड़ी खबरों में इतना ही। आप देखते रहें ANB न्यूज। नमस्कार।